फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद इंजीनियर साहब में। तो दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आपकी जो शॉर्ट नोट्स की सीरीज चल रही थी उसका चौथा सब्जेक्ट हाइड्रोलॉजी। तो दोस्तों हाइड्रोलॉजी का वेटेज आपके एसएससी जेई और राजस्थान जेई में 4 से 5 नंबर का रहता है। उनको अपन 4 पेज की मदद से दोस्तों आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कंटिन्यू बने रहिए पूरे वीडियो। Friends, first of all of you, I want to give a good information. Your exam date will be announced by the Staff Selection Commission इस 1 सितंबर। तो दोस्तों लग जाइए विथ स्मार्ट स्टडी इन ए स्मार्ट वे। तो दोस्तों अपन बात करते हैं अपने जो टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं इस सब्जेक्ट में, वो है जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ हाइड्रोलॉजी, इवेपोरेशन, प्रिसिपिटेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन, रन ऑफ एंड हाइड्रोग्राफ, फ्लड राउटिंग एंड इट्स कंट्रोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो होती है वो किस तरह से आपका जो वाटर है वो अर्थ पे आपके जो एक साइकिल बनाता है। मतलब आपका जो वाटर जो सरफेस पे है वो क्या करता है, इवेपोरेशन करके आप कहाँ पहुंच जाता है, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में क्या होती है, उसकी कंडेंसेशन होती है, वो ठंडा होता है। उसके बाद में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होती है, जो रेनफॉल होती है। रेनफॉल होने के बाद क्या होता है, वापस लैंड पे आ जाता है। लैंड से वो ओशंस में जाता है, रिवर में जाता है, कैनाल में जाता है। उसके बाद में वापस से इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन की फॉर्म्स होती है। उसके बाद में फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस तरह से आपके हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चलती है। उसके बाद में बात करते हैं, देखो प्रेसिपिटेशन हो गया जिसमें क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है। इवोपोरेटिव ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जिसमें आपकी जो जो ट्रीज है उनकी जो लीव्स है या आपकी जो टोटली जो घास वगैरह है वहां से जो उनकी लीव्स है वहां से क्या हो रहा है, उसमें से जो वाटर जो वेपोराइज हो रहा है या इवोपोरेशन उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। उसके बाद में इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, आपका जो वाटर जो पेनिट्रेट करता है आपकी सोइल के अंदर उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। उसके बाद में जो होता है सरफेस फ्लो, जो आपका जो जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है सरफेस पे उसको बोलते हैं सरफेस फ्लो। उसके बाद में रन ऑफ कर रहा है वो ग्राउंड वाटर, जो आपका पेनिट्रेट कर गया ग्राउंड के अंदर। उसके बाद में जो फ्लो कर रहा है वाटर उसको बोलते हैं ग्राउंड फ्लो। फिर होता है कंडेंसेशन, तो आपका जो एटमोसफियर में जो वाटर की वेपर जो गई थी उसका जो कंडेंसेशन हुआ वो जो मतलब कूल फॉर्म में आई वो उसको बोलते हैं अपन कंडेंसेशन। परकोलेशन होता है आपका पेनिट्रेशन ऑफ वाटर। तो देखो काफी फेमस इक्वेशन है वाटर बजट इक्वेशन। काफी इसमें बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो आपको देखो ट्रिक्स के माध्यम से इसको याद रखना है। परगेट्स, कौन सी स्पेलिंग याद रखनी है, परगेट्स। तो देखो परगेट्स अगर आप याद रख ले तो ये वाटर बजट इक्वेशन आप याद रख पाओगे। तो देखो पी क्या है यहाँ पे, प्रेसिपिटेशन है, आर क्या है, रन ऑफ है, और जो जी है आपका ग्राउंड वाटर फ्लो है। मतलब जो आपका टोटली वाटर है वो किस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है, ई है यहाँ पे इवेपोरेशन, और टी क्या है, ट्रांसपिरेशन। तो दोस्तों आगे बात करते हैं डेल्टा एस क्या है आपका स्टोरेज। तो देखो इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या होता है, इंडेक्स ऑफ वेटनेस मतलब आपकी जो इस साल कितनी बारिश हुई और कितनी बारिश की डेफिशिएंसी रहेगी। तो इसके कैलकुलेशन के लिए अपन इंडेक्स ऑफ वेटनेस निकालते हैं। तो देखो इंडेक्स ऑफ वेटनेस में आप करते हो रेनफॉल इन ए ईयर अपॉन एवरेज रेनफॉल, और इसको मल्टीप्लाई कर 100 से मल्टीप्लाई करने के तो अपने पास आ जाएगा इंडेक्स ऑफ वेटनेस। उसके बाद में परसेंटेज ऑफ रेनफॉल डिफिशियंसी। तो रेनफॉल डिफिशियंसी होती है 100 माइनस इंडेक्स ऑफ वेटनेस। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाता है आपके पास। बाद में आता है एरिडिटी इंडेक्स। तो दोस्तों एरिडिटी इंडेक्स क्या होता है, पीईटी माइनस एएटी अपॉन पीईटी इंटू 100। तो देखो पीईटी क्या है, आपके पोटेंशियल ई वेपर ट्रांसपिरेशन है, जो कि आपके जो कैलकुलेशन की जाती है वो ब्लेनी-क्राइडल फॉर्मूले के द्वारा की जाती है। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर पूछता है ट्रांसपिरेशन तो आपको आंसर देना है लाइसीमीटर, अगर पूछता है एक्चुअल ई वेपर ट्रांसपिरेशन तो आपको क्या आंसर देना है, लाइसीमीटर। और आपको पर्सनली पूछता है कि पोटेंशियल ई वेपर ट्रांसपिरेशन किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, तो वो हो जाता है आपके ब्लेनी-क्राइडल जो फॉर्मूला था उसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। लाइसीमीटर यहाँ पे आंसर नहीं होगा। तो उसके बाद में देखो कुछ आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में पढ़ते हैं, कुछ जो लाइंस होती है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है आपकी जो वो मेजर की जाती है आपके साइक्रोमीटर द्वारा। देखो कंफ्यूजन ये होता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी, तो जो ह्यूमिडिटी है वो हाइग्रोमीटर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो साइक्रोमीटर द्वारा कैलकुलेट की जाती है। तो देखो यहाँ भी कंफ्यूजन वाला है कि हाइड्रोमीटर होता है एक हाइग्रोमीटर होता है। तो आपकी जो आर्द्रता ह्यूमिडिटी है उसको मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर काम में लेते हैं, जबकि आपकी जो सोइल में आता है कि आपकी जो पार्टिकल साइज या इफेक्टिव पार्टिकल साइज को मेजर करने के लिए आप हाइग्रोमीटर यूज करते हो। इसके बाद में विंड स्पीड के लिए एनोमीटर यूज करते हो, रेनफॉल डेप्थ के लिए आप ओम्ब्रोमीटर यूज करते हो, और उसके बाद में इवेपोरेशन के लिए एटमोमीटर यूज करते हो, और ट्रांसपिरेशन के लिए फाइटोमीटर यूज करते हो। तो कुछ लाइंस होती है जैसे आइसोबार जो लाइंस होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है।
आइसो हाइट्स होती है वो रेनफॉल को रिप्रेजेंट करती है, आइसोनिफ जो होती है वो आपके स्नोफॉल को रिप्रेजेंट करती है, और जो आइसोथर्म होती है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती है, आइसोप्लिंथ जो होती है इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन को रिप्रेजेंट करती है, और जो आइसोहेलाइन होती है वो सेलिनिटी को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद में देखो इस तरह से आप वाटर बजट इक्वेशन आप देख सकते हो। तो देखो वाटर बजट इक्वेशन के आप साइकिल जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वाटर का क्या हो रहा है, ऊपर जाके कंडेंसेशन हो रहा है, वापस प्रिसिपिटेशन की फॉर्म में वाटर आ रहा है, आपके रिवर में जा रहा है, ओशियंस में जा रहा है और ग्राउंड में जा रहा है। और वहां से देखो जो ओशियंस है, रिवर है, वहां से क्या हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है, और जो आपकी जो घास उगी हुई या पेड़ पौधे हैं वहां से क्या हो रहा है, आपके ट्रांसपिरेशन हो रहा है। उसके अलावा कुछ स्टोरेज रह जाता है जैसे इंटरसेप्शन की फॉर्म में, तो आपकी जो गड्ढे वगैरह है वहां पे जो पानी भराता है उसको इंटरसेप्शन फॉर्म बोलते हैं वाटर की। उसके बाद में देखो ये चीज़ आप एक बार डायग्राम में से देख सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो देखो टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में क्या करते हैं, कौन कौन से टाइप्स है जो प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल के होते हैं। तो देखो एक तो कॉन्वेक्टिव, एक होता है ओरोग्राफिक, एक होता है साइक्लिक या फ्रंटल रेनफॉल। तो देखो आपके कॉन्वेक्टिव जो रेनफॉल होता है उसमें क्या होता है कि आपकी जो एयर होती है वो हीट होती है, आपके सनलाइट या अदर कोई सोर्सेज से क्या होती है, हीट करती है, और जो एयर हीट करने के बाद क्या आ जाती है, एटमॉस्फेयर में भी चली जाती है। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद क्या हो जाता है, उसका कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होकर तो वापस वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में लैंड पे आ जाती है। उसके बाद में देखो ओरोग्राफी में भी जो आपके माउंटेन्स या कोई बेरियर्स है, मतलब हाईली एलिवेशन के जो बेरियर्स है उनकी वजह से क्या बोलते हैं ना कि बादल क्या होते हैं, पहाड़ों से टकरा के बारिश हो जाती है, तो वो होता है आपके ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। उसके बाद में साइक्लिक या फ्रंटल जो रेनफॉल होता है उसमें क्या होता है, कोलिजन होता है आपके हॉट एयर और कूल एयर के बीच में। जब हॉट एयर और कूल एयर वापस में कोलिजन करेगी तो क्या होगा कि जो कूल एयर है वो तो डाउन हो जाएगी, जबकि हॉट एयर वो आपकी जो है एटमॉस्फेयर में जंप कर जाएगी, तो वहां जाके उसका वापस कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होकर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो उसके बाद में बात करते हैं कुछ प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स हैं, उनकी बात करते हैं, जैसे रेन हो गई, स्लिट हो गई, स्नो हो गई, ग्लेज, ड्रिजल या हेल। तो देखो जो रेन होती है ना उसमें क्या होता है कि उसकी जो साइज, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है साइज का तो यहाँ से अपन देख सकते हैं रेन की जो साइज है वो जाएगी 0.5 mm से 6 mm तक। और आपकी जो हेल मतलब जो ओले गिरते हैं, ओलों की जो साइज है वो 5 mm से 50 mm हो सकती है। स्लिट जो होती है वो सनो और आपकी जो रेन है उसका कॉम्बिनेशन होती है स्लिट। ड्रीजल भी इस तरह से होती है, आपकी जो बारिश की बूंदें होती है, हल्की हल्की बारिश की बूंदें जिनकी इंटेंसिटी क्या होती है 0.1 सेंटीमीटर पर आवर होती है, जबकि जो उनकी साइज होती है 0.5 mm से भी कम होती है, उनको ड्रीजल बोलते हैं। इसके अलावा ग्लेज होती है, ड्यू होती है जो आपके ओस वगैरह, उसके अलावा स्नो आप सब जानते हो बर्फ जो होती है। उसके बाद में ड्राई, देखो दो चीज होती है, एक होती है ड्राई लाप्लास रेट, एक होती है मॉइस्ट लाप्लास रेट। जो आपकी जो एयर, जो हॉट एयर या जो हीटिंग है एयर है वो ऊपर जा रही है तो वो किस रेट से जा रही है, तो देखो ड्राई लाप्लास रेट जो होती है उसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो आपके 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है पर किलोमीटर पे। और आपकी जो मॉइस्ट लाप्लास रेट जो होती है उसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो 6.0 डिग्री 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कम होता है। उसके बाद में देखो मेजरमेंट करते हैं अपन रेनफॉल का। तो देखो काफी मेथड्स है जिनमें अपन मेजरमेंट कर सकते हैं। आपके हो सकता है रेन गेज से मेजर कर रहे हो, प्लूवाईमीटर से कर रहे हो या ओम्ब्रोमीटर से कर रहे हो। तो देखो जो रेन गेज है उस पर क्वेश्चन बनता है आपके, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से देखो जो रेन गेज है वो आपको दो प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है रिकॉर्डिंग टाइप, एक होता है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। यहाँ पे स्टैंडर्ड पूछने का चांसेस ज्यादा रहता है, जैसे पूछ लिया कि स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग टाइप गेज बताइए तो आपका जो आंसर होगा वो नेचुरल साइफन होगा। और अगर पूछ लेता है स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग टाइप तो इसमें तो एक ही है सीमन रेन गेज। उसके अलावा देखो दो रेन गेज और बचते हैं, टिपिंग बकेट रेन गेज और एक होता है वेगिंग बकेट रेन गेज, जो कि रिकॉर्डिंग के टाइप है। तो देखो जो टिपिंग बकेट में क्या होता है, आपके वाटर के जो डाटा आते हैं, जो रेनफॉल के डाटा आते हैं वो हाइड्रोग्राफ में शो करते हैं अपन। और जो वेगिंग बकेट जो रेन गेज का टाइप है उसके डाटा अपन मास कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से देखो ये तीन तरह के इसमें रिकॉर्डिंग टाइप में है और एक तरह का किसमें है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप में। तो टाइप्स पूछ सकता है, इसके स्टैंडर्ड टाइप पूछ सकता है और कितने प्रकार के होते हैं वो पूछ सकता है। तो देखो यहाँ से पूछता है मिनिमम, देखो आप कम से कम 10% जो है ना रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, किसी एरिया का जैसे रेनफॉल मेजरमेंट करना है तो वहाँ पे कम से कम आपके पास रिकॉर्डिंग टाइप 10% रेन गेज होना इसेंशियली है। उसके बाद में बात करते हैं अपन, देखो रेन गेज की जो डेंसिटी है तो डेंसिटी निकालते हैं अपन। जैसे आप बोल रहे हो कि किसी एरिया पे अपन को रेनफॉल मेजरमेंट का तो कितने रेन गेज वहाँ पे लगाए, तो देखो जो डेंसिटी होगी वो डिपेंड करेगी आपकी एरिया कैसा है। तो वहाँ पे देखो जैसे प्लेन एरिया है तो 520 किलोमीटर स्क्वायर पे आपको एक रेन गेज लगाना पड़ेगा, और
100 मीटर एलिवेशन 1000 मीटर एलिवेशन वाली जो जगह है वहाँ पे आपको 260 से 390 किलोमीटर स्क्वायर पे एक रेन गेज लगाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हिली एरिया है तो वहाँ पे 130 किलोमीटर स्क्वायर पे एक रेन गेज आपको लगाना पड़ेगा। तो देखो नंबर ऑफ रेन गेज निकालने की फॉर्मूला होता है आपके पास n = CV अपॉन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। जो CV है यहाँ पे वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन PM, और जो सिग्मा है उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा देखो या CV हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और जो सिग्मा है वो अलाउबल एरर है जो 10% तक होती है, और जो सिग्मा है वो क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले या हो सकता है आपसे छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ ले। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, काफ़ी 2 साल से कंटिन्यू न्यूमेरिकल आ रहे हैं। पिछली बार भी 25 न्यूमेरिकल पूछे गए थे एक शिफ्ट में, 25 सितंबर वाली में, फर्स्ट शिफ्ट में। तो उसके बाद में देखो मेन रेनफॉल डेटा की बात करते हैं तो इनको निकालने के लिए 3 मेथड्स आपके पास। सबसे बेस्ट मेथड होता है आइसोहाइड्रल मेथड। उसके अलावा देखो फॉर्मूले आपको याद रखने, हो सकता है कुछ डेटा देगा आपको छोटा सा न्यूमेरिकल दे दे। तो यहाँ से देखो एवरेज में आप क्या डायरेक्ट एवरेज निकाल लेते हो। थीजन में क्या करते हो आप एरिया को डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करके उसके बाद में एवरेज निकाल लेते हो। और आइसोहाइड्रल का फॉर्मूला आपको देखना है। तो देखो आइसोहाइड्रल आपने ऊपर भी देखा था कि जो इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड के जो डेटा होते हैं उनको दर्शाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं आइसो हाइट। तो उसके बाद में देखो इवेपोरेशन की बात करते हैं। तो इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन मतलब ये हुआ कि जो आपकी जो वाटर की जो मॉइस्चर थी सरफेस पे या आपके जो सोर्सेज थे वाटर, वहाँ से आपका जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाना, तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन जो है वो आपका डिपेंड करता है डायरेक्टली सरफेस एरिया पे। तो जो ज़्यादा सरफेस एरिया होगा जहाँ पे ज़्यादा पानी फैला हुआ होगा तो वहाँ पे ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। अगर आपकी विंड की वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे जो आपकी मॉइस्ट जो वेपर है उसको ले जाएगी, तो वहाँ पे फिर से आपकी वेपर होगी तो वहाँ से ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। उसके बाद में वेलोसिटी जो होगी विंड की उस पर डिपेंड करेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा आपकी इवेपोरेशन होगा और कम है तो कम होगा। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, अगर हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पे क्या होगा आपकी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। उसके अलावा देखो एटमॉस्फेयर भी डिपेंड करता है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और डिजोल्व सॉल्ट पे भी डिपेंड करता है। तो आपने सुना होगा कि जैसे रिवर है और या कैनाल है वहाँ से इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, जबकि जो ओशियंस है वहाँ से इवेपोरेशन कम होता है। तो वो रीज़न है उसका डिजोल्व सॉल्ट। अगर डिजोल्व सॉल्ट ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होता है। उसके बाद में इवेपोरेशन में जो है उसके मेजरमेंट के कुछ फॉर्मूले हैं। तो देखो आपको डायरेक्ट याद रखना है डाल्टन का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला है E = K ES - EA। जो ES - EA क्या है, सेचुरेशन डेफिशिएंसी। तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जाम में आपसे। तो देखो एक होता है स्टैंडर्ड पान, जिसमें क्या होता है आप एक बाउल या पान लेते हैं उसमें वाटर डालते हैं और उसको इवेपोरेट करवाते हैं। तो उसकी जो इवेपोरेशन की जो रेट है उसको आप इवेपोरेशन जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करके आप क्या कर लेते हो, निकाल लेते हो। तो ये जो पेन कोफिशिएंट है इसका जो वैल्यू है वो 0.7 से 0.8 के बीच में होता है। उसके बाद में बात करते हैं अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो देखो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आपको याद रखनी है, V9 क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी जो है वो अबाव है 9 मीटर। आपकी जो हाइट है 9 मीटर से ऊपर जो आपकी विंड की वेलोसिटी है वो V9 है। ये फॉर्मूला भी आपको एक बार देख लेना है, इसको मेयर्स फॉर्मूला भी कहते हैं। उसके बाद में देखो आपकी जो अगर इवेपोरेशन को आपके जो ज़्यादा इवेपोरेशन हो रहा है, जो जैसे फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पे जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है वहाँ पे क्या किया जाता है, आपके इवेपोरेशन को मिनिमाइज किया जाता है। और किसकी मदद से कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिट्रेल या स्टाइरल एल्कोहल के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं किसको, इवेपोरेशन की रेट को। तो उसके बाद में बात करते हैं रन ऑफ और हाइड्रोग्राफ्स। तो दोस्तों आपके जो प्रिसिपिटेशन हुआ वो वाटर क्या करेगा, सरफेस रन ऑफ करेगा या ग्राउंड में फ्लो करेगा। तो उसके लिए अपन कुछ हाइड्रोग्राफ्स बनाते हैं उसकी कैलकुलेशन के लिए। जैसे फ्लड आया तो फ्लड को कैलकुलेट करने के लिए हाइड्रोग्राफ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो उसके बाद में बात करते हैं, देखो एक होता है डब्ल्यू इंडेक्स और एक होता है फाई इंडेक्स। तो डब्ल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला या फाई इंडेक्स का फॉर्मूला पूछ सकता है, या फाई इंडेक्स क्या होता है ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो डब्ल्यू इंडेक्स में P - Q अपॉन में TR। P क्या है, रेनफॉल है, Q क्या है, रन ऑफ है, और TR क्या है, एंटायर स्टॉर्म पीरियड। उसके बाद में देखो फाई इंडेक्स देखते हैं अपन, है ना। तो फाई इंडेक्स क्या होता है, इट इज द एवरेज रेनफॉल इंटेंसिटी अबाउ विच द रेनफॉल वॉल्यूम इज इक्वल टू रन ऑफ वॉल्यूम। तब रेनफॉल वॉल्यूम जो है रन ऑफ के इक्वल हो जाएगा, तब जो उसके बाद में जो रेनफॉल इंटेंसिटी होगी, एवरेज रेनफॉल इंटेंसिटी, उसको क्या बोलेंगे, फाई इंडेक्स। मतलब कब होगा ये दोनों इक्वल, जब आपके जितने भी लॉस है इनफिल्ट्रेशन हो या फिर परकोलेशन हो, वो होने के बाद कंप्लीटली आपके जो रेनफॉल जो हो रही है वो सरफेस रन ऑफ करने लग जाए, उस समय जो एवरेज इंटेंसिटी होगी रेनफॉल की वो क्या कहलाएगी, फाई इंडेक्स। का फॉर्मूला होता है I - R अपॉन में 24।
उसके बाद में हाइड्रोग्राफ। तो देखो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है। हाइड्रोग्राफ जो होता है वो ग्राफ होता है किस किस के बीच में, आपके रन ऑफ और टाइम के बीच में, जबकि जो हाइड्रोग्राफ होता है वो आपके रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ होता है। तो देखो जो हाइड्रोग्राफ है उसको आपकी जो रेनफॉल जो है वो, और उसके अलावा जो कैचमेंट एरिया आपका जहाँ पे रेनफॉल हो रही है वो दोनों पे डिपेंड करता है आपका हाइड्रोग्राफ। उसके अलावा यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, ये क्या होता है, एक डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का मतलब ये हुआ कि आपका जो हाइड्रोग्राफ है उसमें से क्या किया आपने, बेस फ्लो को रिड्यूस कर दिया। मतलब पहले से जो पानी बह रहा था वहां पे उसको रिड्यूस करने के बाद जो अपने का हाइड्रोग्राफ रहा है वो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है। और वो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ रिजल्टिंग फ्रॉम 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल ओवर बेसिन एरिया ऑफ यूनिफॉर्म रेट, इसको क्या बोलेंगे अपन, यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो देखो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, काफी इंपोर्टेंट है, एजम्पशंस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो देखो एजम्पशंस क्या होती है, दो एजम्पशंस होती है, टाइम इनवेरियंस, एक लीनियर रेस्पॉन्स। तो ये दोनों एजम्पशंस का नाम आपको याद में रखने हैं, क्योंकि आपकी जो यूनिट हाइड्रोग्राफ जो बनाएंगे ना उसमें ये एजम्पशन मान के चलेंगे कि जो आपकी जो रेनफॉल हो रही है बिल्कुल यूनिफॉर्म फॉर्म में हो रही है। उसके बाद में देखो डायरेक्ट ये अभी मैंने बता ही दिया। उसके बाद में कुछ लिमिटेशंस भी पूछ सकता है, डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन की जो आपके हाइड्रोग्राफ है उसकी लिमिटेशंस बताइए। तो देखो यहाँ से आप देख सकते हो जो एरिया है ना वो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 200 किलोमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, तभी आप यूनिट हाइड्रोग्राफ बना पाओगे। तो यहाँ से देखो आप हाइड्रोग्राफ देख सकते हो, उसके कुछ कंपोनेंट्स है वो देख सकते हो। तो यहाँ क्या है, जो आपकी जो राइजिंग लिम्ब है, एक है फॉलिंग लिम्ब। तो यहाँ से देखो बेस फ्लो है, तो बेस फ्लो के बाद में आप यहाँ देख सकते हो कंप्लीटली जो है आपका स्ट्रॉम हाइड्रोग्राफ है, जबकि आप जो ये डोडेट जो बेस फ्लो है उसके ऊपर का जो होगा वो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ हो जाएगा। जो आपके पीक रेनफॉल था और उसके अलावा जो आपके पीक डिस्चार्ज जो हुआ है उनके बीच का जो टाइम होता है उसको लेग टाइम बोलते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट आपके सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस हाइड्रोग्राफ। तो देखो सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है वो आर्टिफिशियल बनाते हैं, जहाँ पे जैसे आपको हिली एरियाज है वहाँ पे कोई मेजरमेंट्स करने हैं तो वहाँ पे क्या करते हो आप, उसके लिए आर्टिफिशियल जो यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाते हो, या इनएसेसिबल एरिया है जहाँ आप जा नहीं सकते तो वहाँ के लिए जो हाइड्रोग्राफ बनाएंगे उसको बोलते हैं सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ। ये सिंथेसिस द्वारा फॉर्म किया गया था फर्स्ट टाइम। और उसके अलावा जो शॉर्ट ड्यूरेशन जो बनाते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ, जिसमें एस कर्व टेक्निक्स आपकी यूज में ली जाती है। उसके बाद में फ्लड एस्टिमेशन के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। अगर कोई एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है या इस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा तो वो आपके राशनल मेथड्स पे आ सकता है। तो देखो आपको फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखने हैं। राशनल मेथड जो होगा फ्लड एस्टिमेशन का वो होगा क्यूपी इज इक्वल टू 1/36 केपीए। तो यहाँ से ये याद रखना है। उसके अलावा तीनों में देखो एक ट्रिक लग रही है, एक ही पावर आ रही है, एक बार 3/4 आ रही है, 2/3 और 1/2। तो यहाँ से डिकन्स फॉर्मूला, राइस फॉर्मूला और इंग्लिश फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हो। तो यहाँ से देखो अगर कोई फॉर्मूला पूछ लेता है आपके तो वहाँ पे आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। उसके बाद में देखो फ्लड की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। जैसे अभी केरला में आपके क्या आया था, फ्लड आया था, तो अब ये फ्लड वापस से कब रिटर्न होगा उस चीज का अपन क्या करते हैं, रिटर्न पीरियड के थ्रू निकालते हैं। तो फ्लड की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, रिटर्न पीरियड जो होता है वो आपका इन्वर्सली होता है प्रोबेबिलिटी के। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपके रिटर्न पीरियड की इन्वर्सली हो जाएगी। तो जो रिलायबिलिटी है उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की पावर n, और जो आपके रिस्क हो जाएगी 1 माइनस p की पावर होल पावर n। उसके बाद में देखो गम्बल्स मेथड है जो कि आपके डिजाइन फ्लड के काम में आता है। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द यूज ऑफ गम्बल्स मेथड, तो जो आपका गम्बल्स मेथड जो है वो मेट्रोलॉजिकल स्टडी में आपके डिजाइन फ्लड निकालने का कैलकुलेशन में काम में आता है। तो ये फॉर्मूले आप देख सकते हो गम्बल्स मेथड के, अगर कोई फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में आता है। तो उसके बाद देखो ये आपके 4 पेज थे जहाँ से आपकी कंप्लीट होती है। तो दोस्तों इन 4 पेज और इस शॉर्ट नोट की मदद से आप पूरे क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। ये शॉर्ट नोट्स आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप टेक्निकल विद इंजीनियर साहब से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।